तो अपना बायो के अंदर अपन ने कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था, मैंने आपको क्या लिखवाया था लास्ट में, आपको एक लाइन लिखवाई थी, एक बार रीड आउट करना। द लास्ट लाइन ऑक्सीजन CO2 H2 वाली चीज़ तो मैंने आपको समझा दी थी, और फिर क्या लिखवाया था, बोलो एक बार। अदर वेस्ट ठीक है, ये वैसे आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या था कि जो भी आपकी प्लांट होती है उसके लिए उसको एक्सक्रीशन करना है, तो एक्सक्रीशन किसका करेगी, वेस्ट मटेरियल का। तो एक तो उसके लिए वेस्ट मटेरियल जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती थी वो किसके थ्रू कर दिया उसने, स्टोमेटा के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड दी फोटोसिंथेसिस। अब बात आई, अब क्या करता है, प्लांट के अंदर और भी वेस्ट निकलते हैं। तो क्या देखा होगा आपने, जैसे उस दिन एक दिन पूछा था ईशान ने कि वो लीव्स क्यों गिरती है ना, तो लीव्स क्यों गिरती है कि वो उस मटेरियल के एक तरीके की वेस्ट हो गई है। तो वो क्या करता है, सिंपली जो उसकी लीव्स होती है, पेड़ लीव्स होता है, उसकी बार्क होती है, बार्क मतलब होता है छाल। जैसे पेड़ के ऊपर आपने देखा होगा ना, यहाँ पे वो लकड़ी का छाल होता है, वो पहले तो टूटता है और फिर वो गिर जाता है आपके इधर। तो ये सब क्या हो रहा है, लीव्स का गिरना, ये सब क्या है, एक प्रोसेस है वेस्ट मटेरियल को आउट करने की। ठीक है, और क्या कह रहा है कि सम उसका कुछ ना कुछ जो वेस्ट है, वो एक टर्म कहा है अपन ने, सेलुलर वैक्यूल्स। उसके अंदर क्या रहता है, क्या लिखा है, सेलुलर वेस्ट स्टोर्ड रहता है, और साथ ही साथ स्टोर्ड किसके अंदर है, वैक्यूल्स के अंदर रहता है। और जैसे मान लीजिए ये पेड़ है और ये इसकी आसपास सॉइल है, तो क्या करता है, जो वेस्ट मटेरियल लीव्स और बार्क्स की फॉर्म में भी गिरता है, और साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल इनटू दी सॉइल्स भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो डायरेक्ट सॉइल में भी वो एक्सक्रीट कर देता है। तो ये हो गया। और लास्ट में अपन ने लिखा था गम्स एंड रेजिन्स। इसका मतलब ये होता है, आपने देखा होगा कुछ ऐसे पेड़ हैं, कुछ ऐसे चीजें हैं, पेड़ हैं कर्नाटका में मोस्टली, या फिर इंडिया में भी, हाँ इवन। आप गोंद के लड्डू खाते हो, गोंद क्या बेसिक एक प्रकार का एक रेजिन है, मतलब एक जैसे आपका गोंद होता है ना सिंपल कॉपी को चिपकाने का, वैसे ही उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन अल्टीमेटली है वो क्या, गम है। तो वो क्या हकीकत में पेड़ का एक तरीके से वेस्ट है, वो उसकी यूजफुल नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, उसको सीक्रेट। अब वो अलग बात है कि वो अपने काम आ गया कि भाई उससे अपन को काफी अच्छे मिनरल्स मिलते हैं, तो अपन उसको क्या करते हैं कि भाई जो सर्दियों में लड्डू होते हैं उसमें गोंद मिला के खाते हैं। तो वो जो गम और रेजिन्स भी सिंपली गम को ही कहते हैं, मतलब जो चिपका पदार्थ, जैसा आपका रबर बनता है ना आपका, वो किन से बनता है, इस गम और रेजिन्स से। तो कर्नाटका में आपने कभी कोई वीडियोस देखे होंगे, लाइक रबर प्लांट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे चढ़ जाते हैं, पहले तो ऐसे एक बांध के रस्सी है ना, फिर यहाँ बैठ जाएंगे और फिर यहाँ पे मतलब कील से वो बाग को हटाएंगे और यहाँ पे एक छोटा सा डब्बा लगा देंगे। तो फिर क्या धीरे धीरे बूंद 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 को करके वो डब्बा भर जाता है, फिर उसको हटा लेते हैं, फिर वापस दूसरा डब्बा अगले दिन लगा देते हैं। तो ऐसे क्या करते हैं, पेड़ में एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ऐसे 5-6 डब्बे लगा देते हैं। तो फिर क्या होता है, वो उससे क्या अपन बनाते हैं, रबर बनाते हैं, जो आपका सिंपली रबर आता है, या फिर जो आप यूज करते हो रबर बैंड, जो भी रबर अलग अलग प्रकार का है, उसके अंदर ये आपका रेजिन। तो ये गम्स और रेजिन कहाँ बनते हैं, ओल्ड जो आपका जाइलम हो जाता है, जाइलम का काम क्या था, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो वही ट्रांसपोर्ट ऑफ हाँ मिनरल्स। तो वही जाइलम जब ओल्ड हो जाता है तो वो क्या रिलीज करने लग जाता है, सिंपली गम्स एंड रेजिन। और इस गम्स एंड रेजिन को अपन प्रैक्टिकली अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ये अपना लास्ट की चीज थी। अब चलेंगे अपन नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट डालिए हेडिंग चैप्टर 8, दैट इज रिप्रोडक्शन। अब देखिए अपन ने क्या पढ़ा, लाइफ प्रोसेसेस पढ़ी अपन ने। लाइफ प्रोसेस के अंदर बायो के अंदर क्या क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन पढ़ा, सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ा, फिर अपन ने रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन के बाद अपन ने क्या पढ़ा,
ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा और फिर अल्टीमेटली अपन ने जो भी वेस्ट निकला, ये कुछ प्रोसेसेस ऐसी थी जो बॉडी के लिए लाइफ लाइन है, मतलब प्रोसेस है, तभी इसको अपन ने वहां पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है ना। अब देखिए, लाइक कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे आया तो लाइक मैं मानूं आज से हजारों करोड़ों साल पहले आया होगा, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अपन बात करते हैं एक सिंपल ह्यूमन बीइंग की। इसका एग्जांपल ले लें ऑर्गेनिज्म में, सिंपल ह्यूमन बीइंग की। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो आया। अगर किसी को पता हो तो बोलते हैं कि आपने एक मूवी देखी होगी लूसी। लूसी मूवी देखी है हॉलीवुड की। उसके अंदर अपन को बेसिक बताया गया है कि मछली से, मतलब जो वाटर बॉडी है, कहते हैं कि इंसान जो भी, मतलब जो पहला सेल आया वो आया वाटर बॉडी के थ्रू, टेरेस्ट्रियल से नहीं आया। मतलब जो ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक यूनिट थी वो कहां से आई, टेरेस्ट्रियल, सॉरी एक्वेटिक बॉडी से, है ना, वो अलग चीज। तो मैं मानता हूं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो क्या ऑर्गेनिज्म आया, ह्यूमन बीइंग। धीरे 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 करते हुए एक सालों बाद, पहले आपने पढ़ा होगा कि अपन आदि मानव थे, लाइक पहले अपन जैसे मान लीजिए इस तरह चलते थे, सिंपल जैसे बंदर चलते थे। फिर क्या हुआ, आपने पढ़ा कि थोड़े से अपन उठे, है ना, थोड़े से अपन उठे, मतलब पहले दो चारों पांच जैसे एक एनिमल चलता है वैसे चलता है, फिर थोड़े से उठे, धीरे 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 करते हुए एक करोड़ों हजारों सालों बाद, अगर अभी बात की जाए 2021 में, एक अपन कंप्लीट मैन है ना, या फिर 2021 से भी पहले भी, जैसे मान लो 1500 2000 में भी कंप्लीट मैन ही थे, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। लेकिन एक चीज़ समझ में आ रही है कि बाई दी टाइम अपन इवॉल्व हो रहे हैं, यही चैप्टर है इवोल्यूशन। लेकिन हम ये एक चीज ये देख रहे हैं कि कैसे मैन, जैसे मान लीजिए क्या वो ह्यूमन बीइंग था, वो कैसे यहां तक जिंदा रहा। उसने क्या किया, सिंपली अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ट्रांसफर हुए। अगर मान लीजिए ऑफस्प्रिंग्स ट्रांसफर नहीं होते, उसके जो बेबीज हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, तो क्या जो ह्यूमैनिटी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म की, सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही, वो इस अर्थ पे एग्जिस्टेंस कर पाती, नहीं कर पाती। सिंपली धीरे 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 करते हुए हर ऑर्गेनिज्म में, लाइक कुछ सालों पहले। लेकिन एक बात यह है कि जो पहले ऑर्गेनिज्म था, जो ह्यूमन बीइंग था, उससे और आज का जो ह्यूमन बीइंग है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। वो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, हर वे में सोच सकता है, समझ सकता है। पहले का वो एकदम एनिमल की तरह था। तो ये क्या हो रहा है कि टाइम के साथ साथ जो इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज हुई। टाइम का मीन्स होता है, एक टाइम को मैं कहना चाह रहा हूँ 500 साल में थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, मतलब 100 साल में माइन्यूट से चेंजेस हो रहे हैं, ऐसा नहीं। तो धीरे 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 करते, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ने क्या प्रॉपर्टी थी, रिप्रोड्यूस करने की एक कैरेक्टरिस्टिक थी। उसके वजह से क्या हुआ, ह्यूमन अपनी जो ट्रेड्स हैं, अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक से दूसरे में ट्रांसफर करते गए। फिर उसके जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स हुए, उसके अगेन कुछ ऑफस्प्रिंग्स हुए, फिर अगेन, फिर अगेन 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 अगेन, ऐसे करते हुए ये जो चेन है इन दी लेवल ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे कंपाउंडिंग आप पढ़ते हो मैथ्स में, तो पहले तो एक थोड़ा सा अमाउंट होता है, धीरे धीरे बढ़ता 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 वो एक पूरी की पूरी सोसाइटी को डेवलप कर लेता है। तो यही केस है किसका, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे बात हो ह्यूमन बीइंग की, चाहे बात हो किसी भी एनिमल की। अब कुछ एनिमल ऐसे हुए, कुछ स्पीसीज ऐसी हुई जो पहले तो थी लेकिन अब नहीं रही, लाइक डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि वो अडॉप्ट नहीं कर पाए समय को, सबसे इंपॉर्टेंट, और जो टेम्परेचर की कंडीशंस है, या फिर अभी तक भी कहा जाता है कि कोई एक फिक्स थ्योरी नहीं है कि क्यों डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए। कोई कुछ कहते हैं कि कोई भयंकर फ्लड आ गया, कोई कुछ कहते हैं कि भाई टेम्परेचर की कंडीशन ऐसी हुई कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं, कुछ को मतलब हर चीज़ की थ्योरी का एक होता है कि कौन सी थ्योरी कितनी सही हो सकती है। तो कहने का मतलब है, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो क्या मतलब कोई भी स्प्रिंग्स, कोई भी स्पीसीज पृथ्वी पे जिंदा रह पाती। चाहे बात करें एनिमल्स की, चाहे बात करें प्लांट्स की, चाहे बात करें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, क्या सभी के सभी रिप्रोड्यूस नहीं करते।
क्या आप सिर्फ इंसानों को रिप्रोड्यूस करते हुए देखते हो, या फिर इवन एक चींटियां भी होती है, जैसे एनिमल्स भी होते हैं, एग्स की फॉर्म में करते हैं, हर का अपना एक प्रोसेस है जिसके बारे में तो अपन बात करेंगे ही। लेकिन जो रिप्रोडक्शन की जो अहमियत है वो आपको समझ में आ रही है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी स्पीसीज को इस पृथ्वी पे अपने एग्जिस्टेंस को रखना है तो उस रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। ऑल्दो इट इज नॉट ए लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन कोई लाइफ प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है? लाइफ प्रोसेस में अपन ने पढ़ा रेस्पिरेशन, वो प्रोसेस जो इंसान को जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए नेसेसरी है, दीज आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। बट इन द केस ऑफ रिप्रोडक्शन इट इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन अलाइव रहने के लिए। क्या रिप्रोडक्शन, भाई अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या वो मर जाएगा? क्या नहीं मरेगा, लेकिन उसकी आगे की जनरेशन खत्म हो जाएगी, मतलब आगे कुछ नहीं आने वाला, लेकिन वो खुद मरेगा क्या? नहीं मरेगा, है ना। तो अब एनिमल्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या होगी वो चीजें अपन बात करेंगे, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन सिंपली क्या प्रोसेस है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना कुछ हद तक या फिर कंप्लीटली सिमिलर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन? रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो बेसिक 2-3 पहले वो है डेफिनेशन, वो लिखिए। लिखिए, रिप्रोडक्शन इज द process by which living organisms produce new individuals process by which living organism produce new individuals similar to themselves, ठीक है ना। कि सीबीएसई ने क्या किया, 30% आपका सिलेबस रिड्यूस किया, आपका बायो से कुछ टॉपिक्स उड़े हैं, लाइक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 7 उड़ा, आपका इवोल्यूशन एंड हेरिडिटरी में क्या उड़ा? इवोल्यूशन उड़ा, और लेकिन रिप्रोडक्शन में से कोई भी टॉपिक इन्होंने नहीं उड़ाया। तो क्यों नहीं उड़ाया? क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, और किसी भी, जैसे मान लो सीबीएसई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसकी क्या होती है, एक इम्पॉर्टेंस होती है ना। तो वो आपको जानना जरूरी है और बहुत ज़रूरी भी है। और एट दी पॉइंट ऑफ दिस टाइम अभी क्या होता है, मैं आप लोगों ने भी देखा होगा, जैसे आप जब ये चैप्टर स्कूल में पढ़ोगे, अभी अपन जब पढ़ेंगे बहुत डिफरेंस है। लाइक इस चैप्टर को एक तबू की तरह पढ़ा जाता है ना, कि यार ये सब अपन क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ये नेसेसरी है पढ़ना, और इसको चाहे तो उड़ा सकते थे ना भाई, लेकिन नहीं उड़ाया, क्योंकि जो भी सीबीएसई के चेयरमैन के मेंबर्स हैं वही तो डिसाइड करते हैं कि भाई किस टॉपिक को उड़ाना है, किसको नहीं उड़ाना। मतलब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हटाया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको नहीं उड़ाया। क्यों? क्योंकि जो एजुकेशन है, यहाँ पे अपन बात करेंगे सेक्सुअल एजुकेशन की, वो आप लोगों के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी इसमें अपन एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। तो लाइक आप लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तो पहली चीज, आप लोगों को जो भी आप पढ़ रहे हो, एक तो आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, है ना, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए पढ़ रहे हो, ना कि एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कई लोगों का होता है, अरे क्या है, मतलब जैसे स्कूलों में क्या होता था कि ना तो कुछ ढंग से पढ़ाया जाता था, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यों ये ज़रूरी है, हर पॉइंट पे कहाँ कहाँ ये आपके लाइफ में काम आएगा। तो वो सब चीज़ों के अपन धीरे धीरे करके बातें करते रहेंगे जैसे जैसे अपन टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको समझ में आया व्हाट इज रिप्रोडक्शन। सिंपली एक इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल को क्या करता है, बर्थ देता है या एक रिप्रोड्यूस होता है, वो क्या कहलाता है आपका रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि, और मैंने आपको क्या कहा कि रिप्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन की नहीं, पूरी लाइफ की अगर अर्थ पे रहना है तो उसकी क्या है, एक सिंपल बेसिक यूनिट है ना रिप्रोडक्शन। उसके बिना लाइफ जो एग्जिस्टेंस है वो पॉसिबल है ही नहीं। अब देखो, ह्यूमन बीइंग के अंदर आपने 9th में पढ़ा होगा, और मुझे पता है वो नहीं पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी एक 2 प्रकार के सेल होते हैं, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो अपन क्या है, एनिमल है, तो
एनिमल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है इन टू द पॉइंट व्यू ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कैसे है, क्रोमोसोम के अंदर एक कंपोनेंट प्रेजेंट होता है दैट इज डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए है जो बहुत कमाल की चीज है। ये कुछ सिर्फ नाम छोटा सा लगता है लेकिन डीएनए इतना मजबूत होता है, इतना इतना इतना, जिसके आप इतनी सारी जो भी पॉलिसी आ रही हैं चीजें, लाइक अभी अपन आगे भी बात करेंगे। जैसे एक टर्म होता है, जैसे आपने सुना होगा सैरोगेसी मदर, जानते भी होंगे मे बी। जैसे सैरोगेसी मदर, जैसे शाहरुख खान का जो बेटा था छोटा वाला अब्राम, है ना, तो वो लाइक क्या होता है कि सैरोगेसी मदर में क्या होता है कि जो मदर होती है हकीकत में क्या करता है कि जैसे उनका ओवम और स्पर्म को, एग जो होता है प्रॉपर, उसको किसी दूसरी मदर की वूम में प्लांट कर दिया जाता है। मतलब जो हकीकत में शाहरुख खान की वाइफ है गौरी खान, वो प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। कौन प्रेग्नेंट होती है? कोई दूसरी मदर, लेकिन जो एग है वो किसका है? शाहरुख खान और उसका। तो जो दूसरी मदर, मतलब उसको फिर ऑब्वियसली पैसे देते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? सैरोगेसी मदर। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। अभी जैसे कई टेक्निक आ गई है, टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा, देखे होंगे सेंटर्स हॉस्पिटल के आगे लिखा होता है ना, टेस्ट ट्यूब बेबी, या फिर IVF सेंटर्स लिखे होते हैं, है ना। बहुत सारी लाइक सेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में वहाँ पे क्या होता है कि स्पर्म को फ्रीज किया जाता है, ओवम को भी फ्रीज किया जाता है। फिर चाहे तो वो, जैसे मान लीजिए किसी का प्रॉपर एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं? लैब में फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे अभी एक मूवी आई थी गुड न्यूज़, है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी। वो अलग बात होता है, उनका जो एग होता है वो इंटरचेंज हो जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, बात करेंगे। तो अब बात करते हैं डीऑक्सिराइबो न्यूक्लिक एसिड की। तो इसके अंदर क्या होता है? ये है क्रोमोसोम्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी पूरी बॉडी की, मेरी बॉडी की, मैं लाइक मेरा रंग फेयर है, ब्लैक काले हैं, छोटे हैं, करली हैं, मेरे क्या बोलते हैं, मेरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन है कौन कंटेन करता है? दिस डीएनए। इस डीएनए के अंदर मेरी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है कि लाइक मेरे कोई जेनेटिक डिजीज है, लाइक जेनेटिक डिजीज में बात करते हैं डायबिटीज, जेनेटिकली ट्रांसफर होती है, तो वो भी किस में स्टोर हो जाएगी? डीएनए में स्टोर हो जाती है। मतलब ये जो आपका डीएनए है, ये आपकी पूरी की पूरी एक ब्लूप्रिंट कॉपी बना के रखता है एज ए सॉफ्टवेयर है, जो आपकी पूरी की पूरी सब कुछ इसके पास इंफॉर्मेशन आपकी है कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, मतलब आपके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनकी हाइट कितनी होगी, आपकी कितनी होगी, है ना। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किसके अंदर स्टोर रहती है? डीएनए में। डीएनए में क्या होता है कि सिंपली क्रोमेटिन मटेरियल्स होते हैं। ये एक तरीके से कुछ नहीं है, एक एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक इस तरह से। ये आपने डायग्राम देखा भी होगा, सही नहीं, इस तरह से, है ना। तो ये आपका सिंपली एक क्या बोलते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर भी इस तरह से होता है। तो क्या होता है, इस एक सिंपल डीएनए के अंदर, है ना, एक सिंपल डीएनए के अंदर क्या होते हैं, आपके पूरी की पूरी जो बॉडी की इंफॉर्मेशन है वो स्टोर रहती है। और ये डीएनए ही क्या है, आपकी जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर बात की जाए, जैसे अभी अपन मोड पढ़ेंगे, असेक्सुअल मोड और सेक्सुअल मोड दोनों की बात करेंगे। तो लाइक अभी सेक्सुअल की बात करते हैं, तो मान लीजिए पेरेंट 1 और पेरेंट 2, और यहाँ पे क्या हुआ, बेबी, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए इसका डीएनए 1, भाई इसका डीएनए अलग होगा, इसका डीएनए अलग होगा, ऑब्वियस है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों का डीएनए सेम हो। तो ये क्या करेंगे, दोनों डिफ्यूज होंगे। डिफ्यूज होके तो हकीकत में यहाँ पे डिफ्यूज होने के लिए क्या होगा, जो नया बन रहा है तो वहाँ पे क्या कॉपिंग नहीं हो रही डीएनए की, मतलब इसकी एक कॉपी यहाँ आ गई। क्या ये डीएनए निकल के इसके पास थोड़ा चल जाता है? नहीं, एक क्या जनरेट होती है, कॉपी बनती है। इन दी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है, कॉपी होती है। मतलब एक
कॉपी इसकी बनी DNA 1 की, और एक कॉपी बनी, कॉपी 2 बनी DNA, और दोनों को मिलके फिर एक जो नया ही कंपोनेंट बनता है, दैट इज न्यू बेबी बोल दीजिए या ऑफस्प्रिंग्स बोल दीजिए, या जो भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग की बात नहीं कर रहे, किसी भी ऑर्गेनिज्म के, तो उसमें क्या दोनों के ट्रेट हैं, मतलब ट्रेट मीन्स होता है प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज, मतलब लाइक मान लीजिए पेरेंट इस ये टकले पे, ये फादर मान लीजिए टकले हैं, है ना, मदर के बड़े अच्छे बाल हैं, ना, तो बच्चा बोला कि मेरे तो मतलब नॉर्मल बाल है ना, तो वो जैसे वो क्या एक कौन सी मूवी थी मैं भूल गया, फैन नहीं, शाहरुख खान की मूवी थी ना, वो छोटा सा बना था, जीरो, देखिए जीरो, नहीं देखिए, चलो छोड़ो फिर तो, है ना, तो बाद में देख लेना, जब आप कुछ हो जाएगा ना, खूब समय मिलेगा मूवी देखने का। इंजीनियरिंग में जब हो जाता है ना, तो मूवी देखता है आदमी बैठ के, है ना। 90 मतलब पता है कैसे, जैसे मान लीजिए 2013 में इंजीनियरिंग में एडमिशन होता है, तो 2013 मीन्स मूवियाँ 1980 से के लमसम से कोई ढंग की मूवियाँ हैं, तो 1980 से लेकर 2013 तक की सारी मूवियाँ देख ली थी, है ना, तो एक साल में, मतलब पहले तो समय मिलता नहीं ना स्कूल में, भागा दौड़ में पूरे दिन भर, तो सारी की सारी मूवी एक ही साल में देख दी, है ना, तो पूरा एक रिकॉर्ड रहना चाहिए कि कोई मूवी बस तो नहीं गई, ठीक है ना। तो अब देखिए, तो क्या हुआ कि ट्रेड्स क्या हो रहे हैं, सिंपली कॉपी हो रहे हैं, तो जो भी डीएनए बन रहा है, तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या हो रहा है, कॉपिंग ऑफ डीएनए हो रही है। अब मेरे को ये बात बताइए, जब भी किसी चीज की कॉपी होती है, क्या वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होती है या थोड़ी वेरिएशन होते हैं? ऑब्वियसली वेरिएशन होते हैं। तो वेरिएशन होने, चलो मैंने कहा कि वेरिएशन होते हैं, तो वेरिएशन को आप एक डिसएडवांटेज समझोगे या एडवांटेज समझोगे? डिसएडवांटेज कैसे कह रहे हो आप? क्या? लेग्स नहीं है, ये डीएनए में कॉपी नहीं होता है। और डीएनए वेरिएशन आया, ऐसा वेरिएशन आया कि जो उसमें बॉडी है ना, उसकी डिसेबल हो जाएगी। देखो, डीएनए में का मतलब ये नहीं है कि लाइक किसी को पोलियो है तो उसके जो ऑफस्प्रिंग्स है उसको भी पोलियो होगा। डीएनए में सारी चीज़ें कॉपी नहीं होती है, कुछ जैसे कुछ ट्रेट्स कॉपी होते हैं। आप सोच रहे हो जैसे मेरी एक आंख नहीं है तो लाइक ऐसा नहीं होएगा कि जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उसमें भी आंख नहीं होगी, ये चीज़ें कॉपी नहीं होती है। डीएनए में कॉपी होती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक कुछ जो चीज़ें होती है जो क्या बोलते हैं इवोल्यूशन के साथ, जैसे कौन सी बीमारी, डायबिटीज़ है ना, और जैसे और जो कुछ बीमारियां होती है ना, कौन सा कलर ब्लाइंडनेस हुआ, कुछ सारी चीज़ें नहीं होती है ना। तो अब इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि ये जो वेरिएशन आ रहा है डीएनए में ये अच्छा है। अब तो मुझे हर बार डर लग रहा है इसको हिलाते हुए। अब देखो, नो डाउट वेरिएशन आएंगे ही आएंगे, इस बात को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि कभी भी कॉपी एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं होगी, नो डाउट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि वेरिएशन आर गुड। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मान लीजिए 2000, मान लीजिए मैं मेरी जनरेशन की बात करता हूँ, आई वॉज लाइक 90s किड, मतलब जरा मेरा 90 का नहीं है, इतना मुद्दा नहीं हूँ मैं, है ना, मतलब एक जनरेशन होती है ना, एरा बोलते हो 90s, आप हुए 20s वाले किड, फिर जो बाद में आएंगे फिर वो कौन से हो जाएंगे 21 वाले, है ना, मतलब जो 2010 के बाद जो पैदा हुए, तो हम कौन से हुए 90s वाले। तो लाइक उस वक्त जब हुए तो क्या था, जो एनवायरनमेंट की जो कंडीशन थी, मैं अभी आपको बताता भी रहता हूं कि जब हम स्कूल का रिजल्ट लेने जाया करते थे आज से 10 साल पहले, 2010 में, जैसे 10 में, तो मैं आपको कहता हूं कि 31 अप्रैल को भी हम स्वेटर पहन के जाया करते थे। आई एग्जैक्टली रिमेंबर कि हम इजीली स्वेटर पहन के जाते थे और एक डंडी तो रहती थी मैडम के पास और वो बढ़िया मसाज करवा के आते थे, है ना। तो क्या होता था कि एनवायरनमेंट, तब हम क्या पहन के जा रहे थे, स्वेटर मीन्स जयपुर की बात करूं, मतलब जो टेम्परेचर था पहले के कंपैरिजन में और आज के 10 साल में क्या हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। होली में
जब पानी वाली होली, अब तो खेलते भी कम है, पहले मतलब पानी वाली होली बहुत खेलते थे लोग, है ना। तो क्या होता था कि सर्दी लगती थी। अब कौन सी सर्दी है भाई, यहाँ देखो पंखा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, कौन सी सर्दी है, गर्मियाँ हैं। तो कहने का मतलब होली सर्दियों में ही आती थी ना एक तरीके से, मतलब एक मीठी मीठी सर्दी, थोड़ी मीठी मीठी गर्मी। अब तो प्रॉपर गर्मी लग रही है, मेरे को तो कोई सर्दी लग नहीं रही, है ना। तो मतलब क्या हुआ, एक डिकेड में, डिकेड का मतलब होता है हर 10 साल, ठीक है ना। एक शताब्दी तो 100 हो जाती है, एक डिकेड कितना हो गया, हर 10 साल, 10 ईयर्स में टेम्परेचर मैं मानूं कि 2 डिग्री इंक्रीज कर रहा है। 2 डिग्री बहुत होता है, लग छोटा सा रहा है। लाइक पहले टेम्परेचर 14 डिग्री रहता होगा एवरेज, अब हो गया लाइक 16 डिग्री, है ना। तो इस 14 और 16 में जो वेरिएशन से काफ़ी फर्क आता है ना। या फिर मैं 3-4 डिग्री मान लो 20 मान लो सपोज, है ना, कि भाई 4 का वेरिएशन आ गया। तो क्या हो रहा है कि पहले जो डीएनए था वो जो पहले, जैसे हम लोग की बात करें जाए तो 90s, और कोई आप लोगों की बात की जाए या फिर अभी की बात की जाए, अभी का जो किड होगा वो कितने मतलब अब मार्च में हो रहा है तो 20 डिग्री मतलब कितने का वेरिएशन आ गया, 5 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन आ गया। मतलब जो टेम्परेचर है, हम कम टेम्परेचर पे सस्टेन करने वाला हमारा डीएनए था। कैसा, कम टेम्परेचर, मतलब वो ज़्यादा की उसको आदत नहीं है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर की। लेकिन जो अब वाले आ रहे हैं जो भी, वो क्या देख रहे हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उनका जो डीएनए बन के आ रहा है वो थोड़ा अपने आप में खुद में वेरिएशन कर लिया कि यार मेरे को ना बाहर जाके टेम्परेचर ज़्यादा होने वाला है, तो मैं अपने डीएनए की प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। डीएनए जो है वो क्या करता है, अडेप्ट करता है टू दी एनवायरनमेंट। जैसा भी एनवायरनमेंट होता है उसमें थोड़ा अडेप्टेशन, जैसे मान लीजिए जो आपका जिराफ है, जिराफ आप देखते होंगे कैसा है कि सिंपली उसका जो धड़ है वो तो छोटा ही है और जो उसकी गर्दन है वो बहुत लंबी है। ऐसा क्यों हुआ कि डायरेक्ट उसकी गर्दन लंबी थी क्या, उसकी छोटी ही होगी, लेकिन जब उसको वो जो खाने की जो लिमिट है वो धीरे धीरे वो ऊपर चलते गए तो उसकी गर्दन लंबी हो, मतलब उसने क्या किया, अपने आप को सिंपली पुश करता गया। ये तो इवोल्यूशन है, ये भी इवोल्यूशन ही है ना। तो जो डीएनए है वो क्या कर रहा है, बाय दी टाइम वो क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। तो अगर ये वेरिएशन नहीं होगा, मान लीजिए वो 90 के हिसाब के, दशक के हिसाब से, मतलब हम जैसे थे वैसा ही होता, और अभी की ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कश्मीर में पैदा होता है, आप देखते हो बड़ा गोरा होता है, मेरे साथ के हैं एकदम गोरा, मैंने वाह यार स्वाहा सर, एक है हमारे एनआईटी श्रीनगर के ना, और अपना कोई राजस्थान भी होता है तो वो क्या होता है, कालू है ना। तो ऐसा नहीं है कि काला गोरा, मजाक कर रहा हूँ, है ना। ये सब को आपको कभी सीरियस मत लेना इन सब चीज़ों का ना। मतलब मैं एक कहना चाह रहा हूँ कि जैसे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो क्या है, वहाँ पे जैसे इंडियन को क्या मानते हैं, वो ब्लैक कहते थे, जैसे आपने वो गांधी वाली स्टोरी भी सुनी होगी, इंडियंस को क्या कहते हैं, ब्लैक डॉग्स कहते थे, इस टाइप से चीज़ें होती थी। तो वहाँ क्यों, वहाँ का ट्रेट और यहाँ के ट्रेट में अलग है, डिफरेंस है। वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो क्या कम है, धूप कम है, तो जब धूप कम है तो जो स्किन का बर्न है वो कम है। ऑब्वियसली जब स्किन का बर्न कम है, वहाँ पे डीएनए को ज़्यादा सर्दी में रहने के लिए बना है। थोड़ी सी गर्मी लाते ही वो क्या हो जाएंगे, लाल हो जाते हैं। और आपने देखा होगा जब भी जैसे हमारे क्या होता है कि इंडिया में महाराष्ट्र से नीचे के जितने भी लोग हैं वहाँ सर्दी नहीं पड़ती है, सर्दी पड़ती नहीं है, वहाँ एक ही जैसा टेम्परेचर रहता है ना। साउथ में एक जैसा टेम्परेचर ऑल ओवर द ईयर, कोई 20-30-35 बेकार टेम्परेचर है ना, थोड़ा वेरिएशन अच्छा लगता है, सर्दी गर्मी बरसात वहाँ एक जैसा रहता है। तो अभी वो नए आए हमारे वहाँ, तो मेरे मतलब मैं तो पहले से जानता हूँ, तो उनको आते ही पटियाला में हम सितंबर को हमारी ज्वाइनिंग थी, तो बहुत सर्दी, साउथ के थे बंदे, तो बोले बाप, तो फिर वो कोट लेके ही नहीं आए, कोट पहनते ही नहीं, उन्होंने कोट खरीदा ही नहीं। अपनी इंजीनियरिंग में 25 साल निकाल दिए लेकिन कोट कभी खरीदा ही नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग भी वहीं से ही और अपनी पढ़ाई भी, स्कूलिंग भी वहीं से ही, तो कभी जीवन में कोट खरीदा ही नहीं। कोई छोटा मोटा कोई जैसे हुडी टाइप खरीद लिया। तो वहाँ का टेम्परेचर क्या, वो सर्दी उनसे सहन नहीं होती। तो जैसे ही थोड़ी सर्दी आ गई, जैसे थोड़ा सा नवंबर का मिड आया, बोले कमल सर बहुत सर्दी है इधर, तो मैं बोला ये लेके जाओ आप, ये गूदरा है ना, और इसको ओढ़ के बैठे रहना, कमरे से बाहर मत निकलना, है ना। तो बोले ठीक सर, है ना। तो मतलब वहाँ वो क्या है, अडेप्ट नहीं है उस सर्दी के लिए, अपन एडेप्टेड है। तो क्या कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसा सिचुएशन होती है वैसे वैसे जो डीएनए है वो क्या करता है, इवॉल्व होता है, अपने हिसाब से चीज़ें करता है। तो उनको
उनको ज़्यादा सर्दी क्यों लग रही है? सर्दी हमको नहीं लग रही, आदत है अपन को, नॉर्थ वालों को आदत है। यहाँ सर्दी पड़ती है, जयपुर में भी अच्छी सर्दी पड़ती है, नॉर्थ रीजन में सभी जगह अच्छी पड़ती है, दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, जैसलमेर, अपने यहाँ सूखी सर्दी पड़ती है। और वहाँ तो अपन से भी ज़्यादा है, तो उनकी क्या हालत होने वाली है, वो तो अपनी वाली में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो उनको सर्दी क्यों लग रही है? अब जैसे मान लीजिए, अब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं, जो फॉरेनर है, वो यहाँ आएंगे, उनको सर्दी लगे, नॉर्मली तो है। लेकिन गर्मी तो वो एक बागी मूवी देखी है, बागी देखिए, तो उसके अंदर एक डायलॉग होता है ना कि ये जो तुम्हारा टॉर्चर है, ये तो मेरा वार्म अप है ना। तो मैं देख रहा था ऐसे एक वो मीम क्या बोलते हैं ना, मीम है ना। तो उसके अंदर वहाँ पे क्या है ना कि 1 साल या 2 साल पहले की बात है, वहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री चला गया पहली बार, 40 डिग्री। तो वो बोल रहे कि पूरा कितना भयंकर गर्मी होगी। तो नीचे लिख रखा, ये तो फिर इंडिया वाले, ये जो तुम्हारा टॉर्चर है, ये तो हमारा वार्म अप है, हम तो 50-60 डिग्री तक जिंदा रहते हैं। समझ आई? कहने का मतलब ये है ना। तो लॉजिक समझ रहे हो, हर जगह का जो डीएनए है वो अलग तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। समझ में आई बात? करो बात। लिखिए आगे, इट इन्वॉल्व्स नहीं पहले लिखिए, हाँ ये रिप्रोडक्शन एंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, reproduction ensured continuity of life on earth, full stop, and it is a bridge, reproduction ensured continuity of life on earth, and it is a bridge to hereditary ट्रांसमिशन। जो ट्रांसमिशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? हेरिडेटरी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूएशन ऑफ कैरेक्टर्स from the parents to daughter cells, continuation of characters from the parents to daughter cells by क्या कॉपी करेगा? बाय कॉपिंग ऑफ डीएनए, और डीएनए के ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ब्रैकेट क्लोज। molecules present in the chromosomes in the cells, ठीक है। अब लिखिए, छोटी सी हेडिंग डालिए, डीएनए के बारे में 2-4 लाइन लिख लीजिए। 9th की बात है लेकिन मैंने आपको बता दी तो वो लिख लीजिए। डीएनए chromosomes contains information in the form of DNA, full stop. The functional segments of DNA are called genes, not your wearing genes. It is a different type of genes.
है ना। ये जो आप जीन्स पहनते हो वो जीन्स नहीं है, ये 9th में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, अभी इसके बारे में चर्चा अच्छे से होगी। तो जीन्स क्या है, एक प्रकार का फंक्शनल सेगमेंट है जिसके अंदर क्या रहती है, इंफॉर्मेशन है। तो ऐसे आप सुनते होंगे, एक नॉर्मल सी भाषा है कि यार तेरे जीन्स बड़े स्ट्रॉन्ग है, बाल बड़े अच्छे हैं। बोले अरे ऐसी थोड़ी, हमारे जेनेटिकली हम स्ट्रॉन्ग हैं, बाल बोले खानदानी बाल कलाकार हैं हम, है ना है ना। तो बोले बाल क्यों अच्छे हैं, तो कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे अभी आप लोगों की समस्या नहीं आती है, जैसे लाइक 20-25, वैसे तो पहले तो क्या होता है ना कि जैसे हमारे जितने साथ वाले हैं सबके, है ना, सब चांद आ गया है चेहरे पे, तो उनको चिंता ये रहती है यार अब शादी करनी है, तो बोले कि बोले यार बढ़िया ना, चांद के चेहरे से जाओगे कितना अच्छे लगोगे तो उनको एक समस्या रहती है बड़ी, बाल बहुत झड़ते हैं ना। तो फिर बोलता है कि पापा के उड़ेंगे तेरे, है ना। तो ऐसे बोला, हमारा एक ही डायलॉग रहता है, पापा तो साफ है तो बोले कि फिर तो तेरा भी अब साफ होने वाला है। और एक तो जेनेटिकली होता है बालों का, और दूसरा होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, मतलब आप कितना स्ट्रेस लेते हो, है ना, और आपकी न्यूट्रिशन कैसा है, आपकी डाइट में प्रोटीन है या नहीं है ना। इवन लड़कियों को बड़ी समस्या होती है, बाल पतले हो गए, बड़े होते हैं ना, कितने सारी चीज़ें करनी पड़ती है ना, कि बड़े बाल संभालना बहुत मुश्किल होता है, मेरे को पता है, चला है ना, कितने सारे इसको प्रोसेस लगाने करते हैं, तेल अभी नहीं डालना है, तेल बाद में डालना है, साबुन शैम्पू नहीं लगाना है, साबुन आज लगाना है, नहीं लगाना है ना। तो पहले हम तो ये कुछ भी लगा लिया, है ना, लेकिन जब कुछ भी लगा लेते थे ना तब ठीक थे, जब सब कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स लगाने के बाद ज़्यादा बोलने लगी, मतलब पहले इतना कोई नहीं है, ठीक है कुछ भी जो बोला कपड़े धोने का साबुन लगा लिया है ना। मतलब बचपन में इवन आप भी तो करेक्ट किया होगा ना, मम्मी ने कुछ भी लगा दिया, चलो ये हो गया। अब आप इतने प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो भी बोले बाल उड़ रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि एक तो जेनेटिक्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे बात की जाए गर्ल्स की या विमेंस की, उनके बाल नहीं उड़ते हैं ना, मतलब उड़ते हैं लेकिन एक पूरे साफ नहीं होते हैं, अपने तो होते ही रहते हैं ना। तो वो क्यों नहीं होते, ड्यू टू दी जीन्स, क्योंकि जो उनके जेनेटिकली है वो ये रहता है कि उनके वो बाल्स नहीं उड़ेंगे, है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी न्यूट्रिशन कैसी है, भाई आप इंटेक, सबसे इंपॉर्टेंट बालों के लिए क्या होता है, प्रोटीन। तो अगर आपकी दूध जिन लोगों को पसंद नहीं है, मिल्क है नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगता, तो देख लो भाई, है ना, कुछ भी हो सकता है आगे। अगर समवन वांट्स चांद देन अवॉइड दूध, है ना, ठीक है। तो लिखो जीन्स, DNA आर कॉल्ड जीन्स, ठीक है ना। क्या होते हैं, अच्छा वो मैं बताऊंगा। जैसे मान लो अब जैसे ये सेलिब्रिटीज़ हैं, 50-50 साल के हो गए, सलमान खान, बाल अभी तक जिंदा कैसे हैं, इनके तो बाल उड़ गए थे, है ना। ये क्या होता है कि थेरेपीज़ होती है ना, कि वापस रीप्लांट करते हैं ना, क्या करते हैं कि लाइक आपके अलग अलग बॉडी पार्ट से जहाँ बाल हैं वहाँ से उठा के यहाँ पे लगा देते हैं ना, और फिर वो ग्रो कर जाते हैं ना। हाँ, मतलब ये प्रोसेस होती है। आपने वो मूवी देखी होगी ना, उजड़ा चमन, और एक अभी आई थी बाला आई थी ना, नहीं बाला ही थी, आयुष्मान खुराना की बाला थी। उड़ जाते हैं, कीमोथेरेपी जो कैंसर के वक्त दी जाती है, जो युवराज सिंह के जब हुआ था 2011 वर्ल्ड कप में के बाद, तो जैसे कीमो हो गई। और भी जैसे आयुष्मान खुराना की वाइफ है, उसके भी कैंसर था, और 1-2 एक्ट्रेस को मैंने देखा है, और भी बहुत सारों के। तो कीमो में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, बाल क्या है, बॉडी के लिए एसेंशियल नहीं है, तो वो क्या कर जाते हैं, उड़ जाते हैं, लेकिन वापस भी आ जाते हैं, ठीक है ना। कीमो के बाद, थेरेपी के बाद वापस आ जाते हैं, ठीक है ना। तो वो कीमोथेरेपी में होते हैं। कीमो किस लिए यूज होती है, कैंसर की वो होती है। लिखिए कंटिन्यूएशन में, इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस DNA, इन ए सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग दिस DNA is present part of chromatin material लिखवाई थी ना, स्पेलिंग पता है ना, हाँ, क्रोमेटिन मटेरियल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्रोमेटिन मटेरियल कैसा है, सिंपली एंटेंगल्ड है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से जैसे DNA का स्ट्रक्चर है। तो क्रोमेटिन मटेरियल इज विजिबल as entangled mass of thread like structures, full stop।
ठीक है, अब वो वेरिएशन वाला पॉइंट लिख लें जो कॉपिंग के बाद जरूर लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट, कॉपिंग ऑफ डीएनए, कॉपिंग ऑफ डीएनए is also not a foolproof exercise, comma, even minute changes bring about variation. Even minute changes bring about variation in the blueprint of the offsprings. offsprings का मतलब जो अगली जनरेशन है, जो बेबीज हैं, लाइक है ना, इन दी ब्लू प्रिंट ऑफ दी ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग समझ में आ गया ना, न्यू जनरेशन, जो अगली जनरेशन आएगी, ठीक है। इसी अगला पॉइंट लिखिए, इसी में कंटिन्यूएशन में ना, द यूजफुल वेरिएशंस आर रिटेन्ड। मैं कह रहा हूं वो प्रॉपर्टीज रिटेन रहेंगी जो यूजफुल है। जैसे उसकी लाइक ऐसी कुछ प्रॉपर्टी, वो स्ट्रांग है डीएनए, वो बीमारियों से, डिजीज से लड़ने के लिए क्या है, कैपेबल है, तो वो प्रॉपर्टीज रिटेन रहेंगी। लेकिन बात की जाए लाइक टेम्परेचर की, मतलब और स्ट्रांग कैसे हो डीएनए, तो वो चेंजेस आएंगे। तो जो ऑलरेडी अच्छी चीजें हैं वो तो रहेंगी, लेकिन कुछ नई आती रहेंगी डे बाय डे। तो लिखिए, यूजफुल वेरिएशन आर, हाँ बिल्कुल अडेप्ट करता है, वेरिएशन को अडेप्ट करता है ना, ये तो मैंने बात की थी। और जरूरी भी है, बताया था क्यों जरूरी है टेम्परेचर का, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। लिखिए, यूजफुल वेरिएशंस आर रिटेन्ड व्हाइल द harmful one does not go beyond. आगे लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली वेरिएशन हेल्प द स्पीसीज to withstand drastic environment changes, comma, thus save the species from becoming, और वो अडेप्ट क्यों कर रही है, ताकि उसकी जनरेशन विलुप्त ना हो, मतलब एक्सटिंक्ट ना हो। मतलब जैसा डायनासोर के केस में हुआ था कि एक थ्योरी ये भी तो है कि टेम्परेचर बढ़ गया और वो हो गए एक्सटिंक्ट। अगर वो एक्सटिंक्ट कब नहीं होते, जब उनका डीएनए अगर अडेप्ट कर जाता, मतलब उनकी बॉडी अडेप्ट कर जाती, तो वो एक्सटिंक्ट होते ही नहीं, वो उस चीज को भी क्या कर जाते, बियर कर जाते। लेकिन वो बियर कर ही नहीं पाई, उनकी बॉडी क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि डीएनए में चेंजेस ही नहीं हुए। तो ये क्या हुआ, आपको क्या बचा रहा है, आपको एक्सटिंक्ट होने बचा रहा है। सिर्फ आपको ही नहीं, आप जैसे आप पढ़ते होंगे, अखबार में आता होगा नेचुरल की ये चीजें पहले ये हुआ करते थे, ये चिड़िया हुआ करती थी, अब नहीं है। तो आप पढ़ा होगा आपने, एनवायरनमेंट में पढ़ते हो, तो वो क्यों है, क्या हो रहा है, एक तो भाई आप इलीगल हंटिंग कर ही रहे, तो अपन अपनी, और क्या हो रहा है कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर हो रहा है, तो कई स्पीसीज धीरे धीरे करके एक्सटिंक्ट हो रही है। ठीक है, तो लिखिए, सेव द स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट and promotes its survival for a longer time, therefore this inbuilt tendency of variation is the
दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज द फ्यूल फॉर इवोल्यूशन। वेरिएशन इज द फ्यूल फॉर इवोल्यूशन। फ्यूल फॉर इवोल्यूशन को कर लीजिए अंडरलाइन। तो यही क्या है, आपका एक फ्यूल है जो क्या कर रहा है, आपकी जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है उसको सस्टेन करके चल रहा है। आज से 500 साल पहले कंडीशन अलग थी, अब अलग है। अब देखिए modes of reproduction. Basically there are two types of modes of reproduction. The first one is asexual reproduction, and the second one is sexual reproduction. यहाँ से हावेवर से लेकर ये पूरा पहली बार से आपको समझा तो ये वैसे मैं बता दूं, ये जो मैंने आपको कॉपिंग का कॉन्सेप्ट समझाया ना उसी से रिलेटेड है। अब इधर देखिए, लिख लिया? हो गया सबका? अब इधर देखो सब, अब छोड़ो। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के कितने मोड्स हैं जिसके थ्रू जो भी नई ऑफस्प्रिंग्स आती है इस अर्थ पे, तो वो क्या क्या है। तो सबसे पहले एक बात की जाए, इनका 2 टाइप्स में क्लासिफिकेशन है। द फर्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर सबसे पहले पॉइंट की बात की जाए, असेक्सुअल मीन्स होता है, ए का मीन्स होता है यूनि एक तरीके से, और सेक्सुअल के अंदर यूनि नहीं होगा तो वो हो जाएगा सेक्सुअल, है ना। तो अब बात आती है यूनि मीन्स यहां पे जो पेरेंट इन्वॉल्व है दैट इज सिंगल पेरेंट, मतलब यहाँ पे ओनली ऑर्गेनिज्म जो सिंगल पेरेंट है, लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स है बहुत सारे, है ना। अभी बात करेंगे उसकी, अमीबा है ना, आपके प्लाज्मोडियम है वो मल्टी सेलुलर में आता है, प्लाज्मोडियम। फिर बात की जाए जैसे एक सिंपल आपके सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लेनेरिया है, हाइड्रा है, बडिंग के अंदर अपन बात करें इसके अलग अलग टाइप्स हैं। कहने का मतलब है जहाँ पे सिर्फ सिंगल पेरेंट होता है तो वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात की जाए इसके अंदर बात की जाए तो यहां पे बोथ पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड। लाइक अगर ह्यूमन बीइंग की बात की जाए तो मेल एंड फीमेल, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। तो यहां पे क्या एक सिंगल ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, नहीं, यहां पे एक तरीके से 2 ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है सेक्सुअल में, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, एक नाम होता है गैमेट्स, एक टर्म है, कोई बताएगा क्या होता है गैमेट्स? क्या होता है? सेल्स, हाँ, रिप्रोड्यूसिंग सेल, या फिर मैं इनको कह सकता हूं एक तरीके से सेक्स सेल्स। वो सेल्स या फिर रिप्रोड्यूसिंग सेल्स जो आपके क्या करते हैं, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें पार्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, गैमेट। लाइक इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग द मेल गैमेट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज ओवम, ठीक है ना। तो उसी तरह यहां पे। तो अब बात आती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो यहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले चलो ये लिख लिया, इतना एक एक करके लिखते जाओ पॉइंट। ये नहीं लिखना है, मैं जो लिखवाऊंगा वो लिखना। हाँ बिल्कुल, डिविडेशन कर लिया। पहला पॉइंट लिखो इसमें, असेक्सुअल में ए सिंगल पेरेंट
is involved, a single parent is involved, उसमें लिखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में both parents are involved, both parents are involved। इसमें सेकंड पॉइंट लिखो असेक्सुअल में गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड। सेक्सुअल में लिखो गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट्स आर फॉर्म्ड। अब तीसरा पॉइंट है, मेरे को यहां पे बताइए जो यहाँ पे जो इंडिविजुअल बना, जो ऑफस्प्रिंग्स बन के आई, क्या वो यहाँ पे जो उसका पेरेंट है उसके आइडेंटिकल होगी या नहीं होगी? एग्जैक्टली आइडेंटिकल होगी। लाइक इन द केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लाइक आप पढ़ते हो जैसे मान लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमीबा, जैसा पेरेंट था वैसा ही होता है। लेकिन अब यहाँ पे जैसे अगर बात की जाए सेक्सुअल में आ जाता है आपका ह्यूमन बीइंग, तो पेरेंट अलग और जो ऑफस्प्रिंग्स हुई वो भी अलग। हाँ, कुछ ट्रेड्स सिमिलर होते हैं लेकिन नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल। तो इसमें लिखिए थर्ड पॉइंट, इसमें बहुत 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 माइन्यूट, मैंने वो कैसे वाला, वो टेम्परेचर वाली चीज़ें, मतलब वो दिखने में आइडेंटिकल सेम होगा। जैसे मान लीजिए चींटियों में आपको डिफरेंस समझ में आता है, एक जैसी लगती है ना, लेकिन उनके डीएनए में अगर आप उठा के देखो थोड़ा वेरिएशन तो मिलेगा ही, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वो चेंजेस तो आएंगे एनवायरनमेंट वाले। तो ठीक है, तो लिखो इसमें थर्ड पॉइंट, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट, न्यू इंडिविजुअल इज आइडेंटिकल टू पेरेंट। उसमें लिखिए सेक्सुअल में थर्ड पॉइंट, न्यू इंडिविजुअल, न्यू इंडिविजुअल इज जेनेटिकली, इज, देखो अभी ध्यान से लिखना इसको, इज जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। मैंने क्या कहा, जेनेटिकली मतलब उसके जीन्स में सिमिलैरिटी है, लेकिन जैसे एक जेनेटिकली सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट, ठीक है ना। अब मैं कह रहा हूँ जीन्स, लाइक क्या होता था, पहले क्या होता था कि आप सिस्टम आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो वर्ण हैं, जो आपका सिस्टम है क्या होता था, क्षत्रिय, शूद्र, है ना, जैसे वैश्य जैसे बनिया, है ना, ये जो लोग होते हैं, और ब्राह्मण। इसमें था शूद्र मतलब सबसे नीचे, और टॉप पे सबसे ऊपर ब्राह्मण, और ब्राह्मण फिर क्षत्रिय और वैश्य एक ही लेवल पे। तो शूद्र क्या करते थे, जो बेसिक काम है, लाइक जो भी जूते के काम, मतलब जो निचले स्तर के काम है, उसी से तो जो अपना अभी का भी जो करंट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम, वो कुछ ना कुछ उससे है। तो ये चार सिस्टम में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए एक क्षत्रिय का बेटा, क्षत्रिय का काम क्या है, युद्ध में लड़ना, मतलब अपने साम्राज्य की रक्षा करना। वैश्य का काम क्या है कि भाई जो भी उसके अंदर बिजनेस हो रहा है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, बिजनेस हो गया, तो सारा वो। ब्राह्मण का काम क्या था, जो भी यज्ञ करवाने हैं, ये सब करवाने हैं ना, वो हो गए। फिर शूद्र हो गए, तो शूद्र निचले स्तर के हो गए। वैश्य भी खेती वगैरह भी करते थे वैश्य, है ना, तो सबका अपना अपना काम था। तो क्या होता था कि जो लोग, जैसे मान लीजिए एक बात की जाए, साम्राज्य की रक्षा कौन करते थे, क्षत्रिय, है ना, वो क्या करते थे, 500 सालों से मान लीजिए वो रक्षा करते आ रहे हैं मान लीजिए साम्राज्य की। फिर उनके बच्चे ही अगेन क्षत्रिय बनते थे, है ना, और जो वैश्य के वो वैश्य बनते थे, वो अपना काम करते थे। अब आप देख रहे हो कि जो वैश्य का बच्चा है, मतलब एक जो खेती बाड़ी या फिर दूसरे काम करते हैं, एक ब्राह्मण का बच्चा है जो पूजा पाठ करते हैं, जिन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया, ना उनके पूर्वे जमाने में किसी ने उठाया, ना उन्होंने उठाया। और एक जो किसका, क्षत्रिय का बच्चा है, वो जेनेटिकली स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि जो उसके जीन्स हैं, जीन्स में ऑलरेडी मतलब जीन्स क्या होता है, जीन्स मॉडिफाई करते हैं, जैसा आप काम करने लग जाते हो वैसे कुछ मॉडिफिकेशन होने लग जाते हैं। तो वो
ऑलरेडी अगर दोनों को मतलब लड़ाई, ऐसे हर केस में नहीं लेकिन मोस्टली केसेस में वो ज़्यादा स्ट्रांग है, और फिर उसको अगर ट्रेनिंग मिल जाती थी तो क्षत्रिय और अगर मान ले ब्राह्मण की तो वो फिजिकली मतलब जीत नहीं सकते। लेकिन अगर बात करें मेंटली ब्राह्मण क्या करता था कि मतलब जो भी उसकी सारी स्ट्रेटेजीज किसकी होती थी, ब्राह्मण की। ब्राह्मण जो है कि भाई आपको ये यज्ञ करना है, आपको ना ये, जैसे चाणक्य है, चाणक्य ने अपनी सारी नीतियां बताई, उसने ही तो चंद्रगुप्त को खड़ा कर दिया था, एक उसको अपने चंद्रगुप्त क्या था, चंद्रगुप्त जिस दरबार से उसे भगाया था उसी दरबार का वो मेन हुआ था, तो उसने क्या चंद्रगुप्त को ही तो खड़ा किया था, चंद्रगुप्त को उसने बनाया खुद ही तो था। चंद्रगुप्त कौन था, कुछ नहीं था, तो क्या किया, तो पूरा का पूरा, तो मतलब उसने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो कहने का मतलब ये है जेनेटिक्स से फर्क पड़ रहा है, अब नहीं पहले की बात। अब तो क्या साल हो गए, तो सब काम भाई, इंडियन आर्मी में ब्राह्मण भी है भाई, है ना, और राजपूत भी है ना, छोटी कोई कास्ट, मतलब कास्टिज्म से कोई मतलब नहीं है, मैं पहले की बात कह रहा हूँ। तो एक थोड़ा सा लिटिल बिट वेरिएशन होता था, मतलब 500 सालों से एक ही काम हो रहा है ना। तो आप देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक फ़र्क आता है, और जैसे मान लीजिए एक मेन तो माहौल का फ़र्क होता है। लाइक कोई एक मान लीजिए एक फौज में है और उस बच्चे की ब्रिंगिंग फौज में ही हुई है, तो वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होगा कि एक है बंदा जिसकी ब्रिंगिंग गले पे बैठ के हुई है ना, होगा फ़र्क, है ना। तो गले वाला बंदा तो या अपना है ना डोलू सा पेट लेके चलो भैया नोट गिनने हैं ना कितने, तो उसको नोट नहीं गिने जाएंगे उससे। तो एक थोड़ा सा वेरिएशन तो आता ही है, और वो आजकल तो काम से आता है ना कि जेनेटिक्स, है ना। अगर आज उसको फिजिकल ट्रेनिंग अगर अच्छी मिल जाती है, उसके जेनेटिक्स स्ट्रांग हो जाते हैं, तो ये तो मैं आपको एक ये समझाना चाह रहा था कि जेनेटिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली प्रॉपर्टीज सिमिलर रहती है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं रहता है, ठीक है। इधर लिखिए 4th पॉइंट। अब मेरे को ये बताइए, यहां पे अगर आपको पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो ग्रोथ स्मॉलर लेवल पे होगी या रैपिड लेवल पे होगी। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या 1-2 बनते हैं या लाखों इवन थाउजेंड्स बनते हैं रैपिड। लेकिन क्या यहाँ थाउजेंड्स बच्चे होते हैं, 1 या 2, मैं मोस्टली 3 मान लो कोई केस अखबार में आ जाती है तो कई बार, तो यहाँ पे रैपिड नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कैसी ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ है, और यहाँ पे लेस रैपिड नहीं है, आइडेंटिकल है, कम है। तो यहाँ पे लिखिए 4th पॉइंट, it is extremely useful as means of rapid multiplication, ठीक है। उसमें लिखिए 4th पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, it is useful to generate more variation in species। वो कहाँ काम आएगी, जहाँ पे अपन को वेरिएशन ज़्यादा चाहिए। It is useful to generate more variation in species, ठीक है। तो वहाँ पे वेरिएशन है ज़्यादा और यहाँ पे नहीं है। लास्ट पॉइंट लिखिए, दैट इज 5th वन। अब मेरे को बताइए ये कैसे ऑर्गेनिजम्स में होगा, क्या ये ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है ऐसा। ये जो लोअर लेवल की स्पीसीज हैं लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सिंपल जो मल्टी लेवल ऑर्गेनिजम्स है उसमें, लाइक आपके एमोइबा सिंपल है, सेल प्लेनेरिया भी सिंपल है, हाइड्रा भी सिंपल है, तो कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलेगी आपको। तो लिखिए 5th पॉइंट, अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स, अडॉप्टेड बाय लोअर ऑर्गेनिजम्स। वहां पे लिखिए अडॉप्टेड बाय, सेक्सुअल में लिखिए अडॉप्टेड बाय, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में होगा ना, तो अडॉप्टेड बाय हायर ऑर्गेनिज्म के बीच ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, इस चीज बंद करना।